ये हमारा संस्कृत की लेक्चर सीरीज का तीसरा लेक्चर है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, आज हम उपसर्ग वाला टॉपिक टच करेंगे। उपसर्ग क्या होता है और उसका रोल क्या है। तो ये है जी, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षे च रोगिणम। देखिए, मैंने पहले वाले 2 लेक्चर में भी बताया कि जो भी श्लोका होता है उसमें 3 चीजें आपको मिलेंगी। एक मिलेगा सुबंत, जो कि शब्द की तरह रहता है, राम शब्द के जैसे। और एक मिलेगा आपको तिगंत, जो पठती पठता पठंती धातुओं की तरह रहता है। और एक मिलेगा अव्यय, जैसे च, अत्तर, तत्तर, इस तरह से। तो आप यहां देखेंगे दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही, तो ये जो है हमारा अकारांत शब्द है और एक तीसरी विभक्ति में आपको मिलेगा प्रश्न ही। ये देखिए, फलेन फलाभ्याम फलैहि, ठीक है, प्रश्नेन प्रश्नाभ्याम प्रश्नैहि। तो ये जैसे जो भी सुबंत है वो ऐसे मिलेंगे आपको 7 विभक्ति और 3 वचन में से किसी ना किसी एक जगह पे वो फिट हो जाते हैं, तो वो आपको पता लग जाता है कि ये सुबंत है। तो दर्शन स्पर्शन और प्रश्नैहि, तो ये दर्शन स्पर्शन प्रश्नैहि, फलेन फलाभ्याम फलैहि। तो ये देखिए, तीसरी विभक्ति बहुवचन में ये सूट हो रहा है, दर्शन स्पर्शन प्रश्नैहि। तो ये आपका हो गया तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है, और अकारांत पुल्लिंग। देन परीक्षेत, देखिए जी, ये है हमारा विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का है ये प्रथम पुरुष और एक वचन। यहां इक्ष धातु है, इक्ष धातु है, इक्ष धातु है और परीक्षेत बना है। परि यहां उपसर्ग लगा हुआ है। परि उपसर्ग जब इक्षेत धातु को लगता है, परि उपसर्ग जब इक्ष धातु को लगता है और फिर ये आगे लकारों में जाता है तो बनता है परीक्षेत। ये जो परीक्षेत जो है ये विधिलिंग लकार है। अभी मैं स्क्रीन पे फोटो शेयर करूंगा, यहां आप देखेंगे, ये देखिए प्रथम पुरुष और एक वचन में है इक्षेत। ये जो आपको लिखा है इक्षेत आपको दिख रहा है ना, तो ये जो इक्षेत है ऊपर आप देखेंगे विधिलिंग लकार लिखा हुआ है, विधिलिंग लकार। तो लकार 10 लकार है, हमारे सिलेबस में 5 लकार है। उन 5 लकारों में से एक लकार है विधिलिंग लकार, जिसका मतलब होता है ऑर्डर या रिक्वेस्ट। जब कोई बड़ा छोटों को ऑर्डर देता है तो इसका यूज होता है, जब कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसका यूज होता है। तो परीक्षेत यहां पे ऑर्डर या रिक्वेस्ट के तौर पे इसका यूज होता है, उसको विधिलिंग लकार बोलते हैं। और आप यहां देखिए विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में इसका यूज हुआ है। इक्षेत, यहां धातु इक्ष है और परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग और इक्ष जब मिल जाते हैं तभी बना परीक्षेत। तो अभी इक्ष धातु का क्या मतलब है? इक्ष धातु का मतलब है लुक, देखना। इक्ष धातु का मतलब है देखना। अभी ये जो उपसर्ग है ये टोटल 22 होते हैं नंबर में, ठीक है। एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। और एक उपसर्ग का काम क्या है? तो ये धातु के शुरू में लग के उसका मतलब चेंज कर देते हैं। देखो, उपसर्ग के कई काम है। पहला काम है धातु के शुरू में जुड़े, धातु के शुरू में जुड़े और उसका मतलब चेंज कर दिया। धातु के शुरू में जुड़े, उसका मतलब चेंज नहीं किया। दोनों चीजें करता है, कोई मतलब चेंज करता है और कोई मतलब चेंज नहीं करता है। बट उपसर्ग होता क्या है? धातु के शुरू में जुड़ता है, परि प्लस इक्ष, फिर ऐसे आगे जाके बनेगा परीक्षेत। आगे जाके परीक्ष बन गया, बाकी आगे एत, इत, अंति, ये सारे आगे लकार से जैसे जैसे जाएंगे वो वैसे बनता जाता है। पर उपसर्ग क्या होता है? धातु के शुरुआत में जुड़ेगा और धातु का मतलब चेंज करेगा, एक तरह का उपसर्ग। धातु के शुरू में जुड़ेगा, मतलब चेंज नहीं करेगा, दूसरा काम। तो यहां जो परि का मतलब है, परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब है चारों ओर और इक्ष का मतलब होता है देखना। तो परीक्षेत का मतलब क्या हुआ? चारों ओर से आप देखना चाहिए, चारों तरफ से देखना चाहिए। परीक्षेत का मतलब हो गया चारों तरफ से देखना चाहिए, मतलब हर एंगल से आपको देखना चाहिए। परीक्षेत इस क्रियापद से ये मतलब हुआ। विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है,
एत जहां भी आएगा वो मोस्टली विधिलिंग लकार ही होता है। देन च आपका अव्यय है जिसका मतलब होता है और, च आपका अव्यय है जिसका मतलब है और रोगिणम, रोगिणम ये यहां मैं एक और फोटो शेयर कर रहा हूं जहां आपको दिखेगा रोगिन शब्द, ये ना रोगिन शब्द से है, रोगिन शब्द से। तो यहां ये देखिए लास्ट में रोगिन से ना न आ रहा है, आधा न आ रहा है, तो ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है, न एंड में आ रहा है। अगर ये न आधा नहीं होता, ये पूरा न होता तो ये अकारांत पुल्लिंग होता है। बट यहां देखिए आधा है, ये हलंत लगा है मतलब आधा है, तो ये नकारांत पुल्लिंग है। इसकी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप देखिए रोगिन, देन फिर आगे रोगी बन जाता है। और इसको आप देखिए दूसरी विभक्ति एक वचन में आपको रोगिणम दिखेगा, आप ध्यान से देखिए दूसरी विभक्ति एक वचन में आपको रोगिणम दिखेगा। तो ये आपका दूसरी विभक्ति और एक वचन हो गया। तो दूसरी विभक्ति एक वचन हो गया, तीसरी विभक्ति बहुवचन हो गया, विधिलिंग हो गया अपना प्रथम पुरुष एक वचन का, और च हो गया अव्यय। ये चार चीजें यहां पे आपको बताई गई है। तो अभी देखिए जो अन्वय का रूल है, अन्वय के रूल है या तो आप मीनिंग के हिसाब से अरेंज कर दीजिए या आप विभक्ति के हिसाब से अरेंज कीजिए, पर जो हमारा क्रियापद है वो लास्ट में आएगा। तो यहां क्रियापद है परीक्षित, वो आएगा लास्ट में। और यहां जो है दूसरी विभक्ति है रोगिणम, तीसरी विभक्ति है दर्शन स्पर्शन प्रश्नैहि च परीक्षित। रोगिणम दर्शन स्पर्शन प्रश्नैहि च परीक्षित। रोगी को दर्शन स्पर्शन प्रश्न के द्वारा भी परीक्षा करनी चाहिए। भी चारों तरफ से परीक्षा करनी चाहिए। भी मतलब और भी जो एंगल हैं, दर्शन स्पर्शन प्रश्न को छोड़ के और भी जो एंगल है, च मतलब यहां कनेक्ट करता है कि और भी अगर जो एंगल है उन सब से चारों तरफ से देख के पेशेंट को एग्जामिन करना चाहिए, हर एंगल से पेशेंट को एग्जामिन करना चाहिए। परि शब्द जुड़ने से इच्छा में ये हो गया कि भाई हर एंगल से पेशेंट को आपने एग्जामिन करना है। दर्शन स्पर्शन प्रश्न और च मतलब कोई और भी अगर एंगल है उससे भी आपको पेशेंट को एग्जाम करना है। फिर बाकी आगे तुम देखोगे परीक्षाओं की अलग अलग रहती है। ठीक है, रोगिणम दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षा, ये हो गया। तो यहाँ एक हमारा अपना समास भी हो सकता है, दर्शन च स्पर्शन च प्रश्न च तैहि, ये अपना द्वंद्व समास हो जाता है जिसमें च च च च लग जाता है। दर्शन च स्पर्शन च प्रश्न च, देन तैहि आप ऐड करेंगे तो दर्शन स्पर्शन प्रश्नैहि, ऐसे ये बन जाएगा। और तो अपना उपसर्ग हो गया, परि उपसर्ग था जिसका मतलब चारों ओर था, इक्ष धातु सा। और कई बार उपसर्ग का क्वेश्चन ऐसे आता है कि परि उपसर्ग का वाक्य बनाओ, परि उपसर्ग दे दिया जाएगा आपको और बोलेगा परि उपसर्ग का वाक्य बनाओ, तो आप इसी श्लोक को लिख सकते हो। दर्शन स्पर्शन प्रश्नैहि परीक्षेच दर्शन रोगिणम दर्शन स्पर्शन प्रश्नैच परीक्षेत। यहाँ परि उपसर्ग आपका यूज हो गया, ये आपका वाक्य बन चुका है। परि उपसर्ग का अगर आता है एग्जाम में तो आप इसी को लिख सकते हैं, श्लोका को, आपको नंबर मिल जाएगा क्योंकि ये परि उपसर्ग को इन्वॉल्व कर रहा है। समास यहाँ द्वंद्व समास है, दर्शन स्पर्शन च प्रश्न है। और भी एक तरह से इसका अन्वय हो सकता है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही च रोगिणम परीक्षित, एक और अन्वय हो सकता है। एक वाक्य के कई सारे अन्वय होते हैं, आपका मीनिंग सही आना चाहिए, वो कंटेक्स्ट के हिसाब से सही होना चाहिए, वो आप सही है। और शुरुआत है इसलिए मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, एक श्लोक के कई सारे अन्वय आते हैं, अलग अलग मतलब आते हैं, बट इस तरह से भी आप अन्वय कर सकते हो। दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही च रोगिणम परीक्षित, ये दूसरा तरीका है अन्वय करने का। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया।